विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 8 व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 8। विषय है समास। समास आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। आइए समास की परिभाषा को सबसे पहले समझते हैं। परिभाषा, प्यारे बच्चों, आपको याद होगा पिछली कक्षाओं में आपने जब समास पढ़ा होगा तो उसकी परिभाषा भी अवश्य पढ़ी होगी। तो आपको एक बार फिर याद दिला दें। परिभाषा के माध्यम से आप देखिएगा, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अनेक शब्द से तात्पर्य एक के बाद दो या तीन, दो से या तीन से अधिक शब्द, अनेक शब्द, उन शब्दों को संक्षिप्त करके, संक्षिप्त का मतलब उनको छोटा करके, उनका छोटा रूप, संक्षिप्त रूप, लघु रूप करके एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया। अर्थात एक नया शब्द बनता है। जो शब्द बनता है उस नए शब्द को बनाने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अब देखें आप सामासिक पद। सामासिक पद से पूर्व सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाता है। आपस में मिला दिया अनेक शब्दों को। तो समास करते समय दो शब्दों के बीच की विभक्तियों और पदों का लोप कर दिया जाता है। जब उनको समास करते हैं या समास बनाते हैं तो दो शब्दों के बीच की जो विभक्तियां होती हैं या जो पद होते हैं, पद माने शब्द, और विभक्तियां परसर्ग चिन्ह, उनका हम लोप कर देते हैं, उनका अंत कर देते हैं, छिपा देते हैं, समाप्त कर देते हैं, माने ख़त्म कर देते हैं। तो सामासिक पद देखिएगा, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया से बना शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। समस्त पद यानी सामासिक पद को ही कहते हैं। समस्त माने सभी पद। तो अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने के बाद जो क्रिया होती है, यानी बनाने के, जो संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, उससे जो शब्द बनता है उसे हम सामासिक पद भी कह सकते हैं और समस्त पद भी कह सकते हैं। वही समस्त पद कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे, रसोई के लिए घर, इसमें 1 2 3 4 पद हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अनेक पद हैं। पद माने शब्द। एक, रसोई के, 2 लिए 3 और घर 4। इन शब्दों को संक्षिप्त करके, छोटा करके, अर्थात मिला करके, है ना, रसोई घर सामासिक पद बन गया। इसी को हम समस्त पद भी कह सकते हैं। सामासिक पद को समस्त पद भी कहा जाता है। तो रसोई घर। समास विग्रह सामासिक पद का यानी विग्रह। समास विग्रह कहते हैं समासों को तोड़ना, है ना। समासिक पद का विग्रह माने समास को तोड़ना, अलग अलग करना, पुनः उसी स्थिति में वापस लाना। जैसे चतुर्भुज, इसको हम अगर तोड़ेंगे तो इस सामासिक पद का विग्रह 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, ये हुआ। सामासिक पद 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, ये इसका सामासिक पद हुआ। प्यारे बच्चों, आपने समास की परिभाषा समझी, सामासिक पद या समस्त पद भी आपने जान लिया, उसी के साथ समास विग्रह भी आप समझ चुके हैं। आइए अब चलते हैं समास के भेद।
समास के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के समास होते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा एक बार। देखिए समास के भेद आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं 6। कितने भेद होते हैं समास के? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। क्रमशः आइए एक एक करके हर समास को हम समझने का प्रयास करते हैं। समासों की श्रृंखला में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा को भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं, भली भांति इसका अभ्यास और अध्ययन करते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? बच्चों, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, जिस समास का पहला पद अव्यय, देखिए अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास से ही आप इसकी परिभाषा बड़े आराम से याद कर सकते हैं। जब कभी जहाँ कहीं भी अव्ययी भाव समास आए तो आप समझ लीजिए कि उस समास का पहला पद अव्यय, अव्यय शुरू में लिखा हुआ अव्ययी लिखा है, तो आप अव्ययी में से ई की मात्रा हटा के अव्यय निकाल लीजिए और समझ लीजिए कि ये अव्यय सबसे पहले लिखा हुआ है, अर्थात समास का पहला पद है। तो आपको परिभाषा बड़ी अच्छी से याद होगी, आसानी से याद होगी कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है, यानी वही पद प्रधान भी होता है, प्रधान माने मुख्य, मेन होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपको केवल छोटी छोटी 2 बातें इसके अंतर्गत याद रखनी है। जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपकी? इस सामासिक पद, इसका सामासिक पद भी अव्यय होता है। सामासिक पद माने समस्त पद, जिसको आपने पढ़ा वो भी अव्यय ही होता है। देखिए उदाहरण से देखेंगे आप सामासिक पद और समास विग्रह। यथा नियम, यथा नियम, नियम के अनुसार, देख रहे हैं आप, ये पहला पद भी इसका क्या है? अव्यय है। प्रतिमास, प्रत्येक मास, यथा संभव, जितना संभव हो। बेगुनाह, बे नाम, बेनाम, बिना नाम के, और आजन्म, जन्म से लेकर। तो ये सारे के सारे इसमें आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने पढ़ा समास के ही परिभाषा के अंतर्गत कि उसके बीच के जो परसर्ग आते हैं, चिन्ह आते हैं, उनको हम लोप कर देते हैं, छिपा देते हैं। जैसे नियम के अनुसार में हमने के अनुसार छिपाया, यथा नियम कर दिया। प्रति मास, प्रत्येक मास का हमने प्रत्येक का प्रति कर दिया, मास लगा दिया, प्रति मास। यथा संभव में जितना संभव हो, जितना माने यथा लगा दिया और संभव संस्कृत का शब्द लगा करके यथा संभव। ऐसे ही बेनाम, बिना नाम के, तो बिना ख़त्म किया, के ख़त्म किया और हमने बे शब्द का प्रयोग करके बेनाम कर दिया। ऐसे ही जन्म से लेकर, जन्म से लेकर का मतलब से लेकर आ जन्म। पेट भरकर, भर पेट, दिनों दिन, दिन ही दिन में, तो इन परसर्गों का लोप करके हमने यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। रातों रात, रात ही रात में, और अनजान, बिना जान पहचान का। आपने ये उदाहरण देखे और इससे भली भांति समझ लिया होगा कि ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, जिनका पहला पद प्रधान या अव्यय होता है। दूसरा पद, दूसरा समास आप देख रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास थोड़ा बच्चों बड़ा होता है और इसको समझने में कुछ कठिनाई आती है, लेकिन अगर ध्यान पूर्वक समझा जाए तो ये समास बहुत अच्छी से समझ में आ जाता है, आसानी से समझ में आता है। थोड़ा बड़ा भी होता है इस समास में, क्योंकि कारकों की विभक्तियों
के अनुसार इसके भेद किए गए हैं। अर्थात कारक आपने पढ़े होंगे, अभी आपको समझ में आएगा। कारक विभक्तियां जो होती हैं, कारक चिन्ह होते हैं, उनका इसमें लोप होता है। तत्पुरुष समास की परिभाषा को आप देखें। सबसे पहले, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। याद रखें, इससे पूर्व आपने अव्ययी भाव समास जो पढ़ा है, जिसका पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला नहीं, पहले को छोड़ करके दूसरा पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के कारकों से परसर्ग हट जाते हैं। पहले पद के और दूसरे पद के बीच में से जो कारक परसर्ग माने चिन्ह वो हट जाते हैं, उन्हें हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आपने कारक पढ़े होंगे बच्चों, 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन इत्यादि। तो ये इसमें से इसके 6 भेद किए गए हैं। कर्ता कारक हटा करके, संबोधन कारक हटा करके सेम जैसा होता है, और कर्म से लेकर के और अधिकरण तक आपको जो परसर्ग इसमें आते हैं, उन परसर्गों का लोप होता है। कारकों के चिन्ह जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से जो होते हैं, इनके उन परसर्गों का, उन चिन्हों का लोप विभक्तियों के अनुसार कर दिया जाता है। विभक्तियां भी आप जानते होंगे। कारक यदि आपने पढ़े होंगे, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इस तरह से इसके आप भेद देखेंगे। तत्पुरुष समास के भेद में पहला है कर्म तत्पुरुष। इसका चिन्ह होता है को, का। नीचे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं इन उदाहरणों में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। इसका चिन्ह होता है को। कर्ता ने कर्म को, तो आप देखें कर्म को करने वाला ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, और यथा प्राप्त, यश को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में ग्रंथ को, यश को, माखन को और गगन को। ठीक है, ये को इसमें परसर्ग प्रत्येक में आए हैं। यदि इनका हमने लोप कर दिया तो मिलकर के लिखने वाला की जगह ग्रंथकार हो गया। यश को प्राप्त का हो गया यश प्राप्त। माखन को चुराने वाला माखन चोर। गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। इस तरह से इसमें परसर्गों का लोप हुआ और ये हमारे समास बन गए। आइए दूसरा इसका भेद पढ़ते हैं। करण कारक, कर्म के बाद करण कारक। करण का चिन्ह होता है से या द्वारा, से या द्वारा। इन विभक्तियों का इसमें लोप होता है। जैसे सूरकृत, सूर द्वारा कृत, सूर के द्वारा लिखा गया। मदांध, मद से अंधा। वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि रचित माने वाल्मीकि के द्वारा रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचा गया। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तो इसमें आपने देखा से या द्वारा, इन परसर्गों का लोप हुआ है। अगला देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसी के लिए जब कहीं कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है बच्चों। जैसे आप देख रहे हैं सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अनाथालय, अनाथों के लिए आलय। नाट्यशाला, नाट्य के लिए शाला। इसमें कौन कौन सी विभक्ति? के लिए, के लिए, के लिए सब में आया है। तो इसका मतलब जब हमने इनका विभक्तियों का लोप कर दिया तो इसमें सत्य, आग्रह, देशभक्ति, अनाथालय, नाट्यशाला आदि इस प्रकार से शब्द बने। अपादान कारक में कोई वस्तु किसी से अलग होती है।
जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा, जो जन्म से ही अंधा है, आँखों से जिसकी रोशनी गायब है, शुरू से अलग है, तो जन्म से अंधा। बंधन मुक्त, जो बंधन से छूट गया, बंधन से मुक्त हो गया है, अलग हो गया है। पथ भ्रष्ट, जो पथ से भटक गया है, रास्ता भटक गया, भूल गया, जो रास्ते पर नहीं है। ऋण मुक्ति, ऋण से मुक्ति। इनमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हुआ है, प्रत्येक में से। अगला वाला आप देखेंगे संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, तो संबंध तत्पुरुष के अंदर आप देख रहे हैं सेना नायक शब्द है आपका समास, और उसका विग्रह है सेना का नायक। का, की, के, इस प्रकार के शब्द इसमें आते हैं। यमुना तट, यमुना का तट। भूदान, भू का दान। राजपुत्र, राजा का पुत्र। संबंध तत्पुरुष के उदाहरण में आपने देखा, इनमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है। अगला और अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत स्कूटर सवार, स्कूटर पर सवार, इसमें में, पे या पर, इन शब्दों का प्रयोग होता है, परसर्गों का प्रयोग होता है। स्कूटर सवार, स्कूटर पर सवार। नीति कुशल, नीति में कुशल। चिंता मग्न, चिंता में मग्न। दानवीर, दान में वीर। इनमें अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप हुआ है, या में हो या पर हो, ये छिपा दिए जाते हैं, तो हमारा अधिकरण तत्पुरुष बन जाता है। आगे प्यारे बच्चों, ये इस तरह से आपका तत्पुरुष समास और उसके उपभेद आपने पढ़े। अगला वाला आप देख रहे हैं समास कर्मधारय समास। तीसरा समास है कर्मधारय, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। दोनों पद, दोनों पदों में विशेषण, एक में विशेषण दूसरे में विशेष, एक में उपमेय दूसरे में उपमान का संबंध आपस में होता है। और उत्तर पद होता है प्रधान, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आप इसके अनुसार आप पहले परिभाषा में देखें, इस समास के 5 मुख्य रूप मिलते हैं, उसमें आप देखेंगे आगे। पहले पढ़ लें पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। उत्तर पद, पूर्व पद पहला पद कहलाता है, पहले वाला पद पूर्व पद और विशेषण, तथा उत्तर पद दूसरा पद विशेष्य कहलाता है। विशेषण और विशेष्य आप जानते हैं, जिसकी विशेषता दी जाती है ना। विशेषण जिससे दी जाती है वह विशेष्य होता है, जिसकी विशेषता दी जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं समस्त पद में विशेषण विशेष और समास विग्रह। पीतांबर शब्द है, पीतांबर को देखिए, पीतांबर का मतलब पीला वस्त्र। पीला है जो वस्त्र, अर्थात पीत वस्त्र ऐसे कहें या पीतांबर कहें। तो इसमें अंबर, अंबर माने कपड़े से है, कपड़ा विशेष है, क्योंकि कपड़े की विशेषता प्रकट की जा रही है। उसकी विशेषता क्या है? पीला। जिसकी विशेषता पीला है वो है विशेष कपड़ा, है ना। तो विशेषण कपड़े की विशेषता बता रहा है, इसलिए पीला है। और पीला जो है वो क्या है? कपड़ा, कपड़ा है, तो इसलिए वो विशेष है। इसी तरह से नील कमल, नील कमल को देखें, नीला है जो कमल, अर्थात कमल की विशेषता कैसी है? वो नीला है ना। जो नीला है वो कमल है।
तो इस तरह से आपने देखा विशेषण या विशेष। और आगे नंबर 2 में पूर्व पद विशेष और अंतर उत्तर पद विशेषण। देखिए पूर्व पद विशेष उल्टा कर दिया गया, यहाँ पर उल्टा है, वहाँ पर पहले विशेषण फिर विशेष था, अब यहाँ पर पहले विशेष और विशेषण हो गया। समस्त पद में जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषों में जो उत्तम है, अर्थात विशेष हो गए पुरुष और विशेषण हो गया उत्तम। कैसा पुरुष? उत्तम पुरुष। ऋषि प्रवर, ऋषि प्रवर, ऋषि प्रवर का मतलब ऋषियों में जो प्रवर माने श्रेष्ठ है। तो विशेष क्या है? ऋषि, और विशेषण है प्रवर। कैसा ऋषि? श्रेष्ठ ऋषि, प्रवर ऋषि, है ना। तो विशेष हो गया ऋषि और विशेषण हो गया उनका प्रवर। तीसरा वाला देखेंगे विशेषण उभय पद, अर्थात जहाँ दोनों पद विशेषण होते हैं। उभय पद का मतलब दोनों ही पद जहाँ विशेषण होते हैं उन्हें देखिए, जैसे श्याम सुंदर, पूर्व पद और उत्तर पद दिए, श्याम सुंदर दोनों ही पद विशेषण हैं। सुंदरता जो है कैसी है? पूर्व पद में बताया जा रहा है श्याम, और श्याम कैसे हैं? सुंदर है। शीतोष्ण, शीत, शीतोष्ण माने शीत और उष्ण है, जो ठंडा भी है और जो गर्म है। तो इस तरह से जहाँ दोनों ही पद विशेषण हों, विशेषण ये है किसी चीज़ की विशेषता, शीत जो ठंडा भी है और गर्म भी है, दोनों विशेषताएं प्रकट कर रहा है। चौथा वाला देखें पूर्व पद यानी उपमान और उत्तर पद उपमेय। उपमेय और उपमान देखें। समस्त पद में कमल नयन वज्रदेह, कमल नयन वज्रदेह, उपमान कमल, नयन उपमेय कमल के समान नयन। विग्रह में देखेंगे कमल के समान नयन। नयनों की समानता किससे की गई है? कमल से की गई है। कमल से नयनों की समानता, इसलिए उपमान कमल है और उपमेय है नयन। अब देखिए वज्रदेह, वज्रदेह वज्र के समान देह, वज्र के समान देह। तो यहाँ पर उपमान क्या है? वज्र, और देह क्या है? उपमेय, क्योंकि देह के समान क्या है? वज्र। अगला वाला देखिए पूर्व पद उपमेय और उत्तर पद उपमान। पहला पद उपमेय हो गया, दूसरा पद उपमान हो गया। समस्त पद में देखें चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण। अब चरणों की समानता किसके है? किससे की गई है? कमल के समान। कमल के से चरणों की समानता है कि कमल के समान चरण हैं। ऐसी पुरुष सिंह, तो पुरुष सिंह का मतलब सिंह के समान पुरुष, अर्थात शक्तिशाली पुरुष। इस तरह से आपके ये 5 भेद जो हो गए वो कर्मधारय समास के हुए। अगला चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा को देखेंगे। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची का मतलब जिसमें गिनती के अंक आते हैं, नंबर्स आते हैं, संख्या आती है या अंक आते हैं, गिनती गणना करना। और समस्त पद यानी समाहार, समाहार यानी समूह का बोध कराता है। पहला पद जिसका संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त यानी दोनों पद मिलकर के समाहार यानी समूह का बोध कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का उदाहरण देखिएगा। सप्तर्षि,
सप्तर्षि माने सप्त माने सात, संस्कृत का शब्द सप्त है, सप्त माने सात। सात ऋषियों का समूह, जो ऋषियों का समूह है उसने गिनती प्रकट की, गणना प्रकट की है, संख्या प्रकट की है। कितने संख्या में ऋषि कितने हैं? सात हैं। तो ये सप्त ऋषियों का समूह हुआ। त्रिभुज, त्रिभुज माने तीन भुजाओं का समूह। समूह माने भुजाएं तीन हैं, तीन भुजाओं का समूह है, अर्थात त्रि माने तीन। आगे देखेंगे नवरात्रि, नौ रात्रियों का समाहार। समाहार या समूह एक ही चीज होती है, नवरात्रियों का समाहार। और त्रिकाल, त्रि माने तीन, त्रिकाल भी तीन, और काल माने समय, तीन कालों का समाहार। इस प्रकार से आपने द्विगु समास देखा। अब देखिएगा पांचवा समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में 5वें वाले द्वंद्व समास को देखें, परिभाषा है उसकी। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद प्रधान, पहला पद भी और दूसरा पद भी प्रधान हो उसे हम द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। युद्ध का मतलब होता है दोनों प्रतिद्वंदी आपस में समान होते हैं। समान का मतलब कोई किसी से कमज़ोर नहीं होता। एक को अपने ऊपर पूर्ण रूपेण भरोसा होता है कि मैं इससे सबल हूँ, बराबर का हूँ, कम नहीं पड़ूंगा। दूसरा वाला भी उसको अपनी नज़र में कम नहीं समझता, तो वो भी बराबर ही होता है। वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। योजक माने बीच में डैश लगा होता है। जैसा आप उदाहरण में देख रहे हैं, जीवन मरण, बीच में डैश दिखाई दे रहा है, जीवन और मरण। अन्न जल, अन्न और जल। सत्याग्रह, सत्य और असत्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। आगे और दिखाई दे रहा है आपको, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। चाय काफ़ी, चाय या काफ़ी। लाभ हानि, लाभ या हानि। साग सब्जी, साग और सब्जी। यानी इसमें हम और, या, अथवा इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। बहुव्रीहि समास, छठा वाला समास देखें आप। बहुव्रीहि समास, जिस समास पद में कोई भी पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके दोनों पद ही प्रधान नहीं होते, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि कोई अन्य पद, अन्य माने दूसरा या तीसरा, जो दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य जो पद आता है वह प्रधान होता है। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास से निर्मित शब्द विशेषण का कार्य करता है। जो शब्द बनता है, अन्य पद जो होता है वह विशेषण का कार्य करता है। उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे। देखिएगा, जैसे
पीतांबर, पीछे आपने कर्मधारय समास में पढ़ा था पीतांबर। कभी कभी यहाँ पर भ्रांति और भ्रम हो जाता है, आगे आपको अंतर में बताया भी जाएगा कि जब इस तरह से पीतांबर, पीला है वस्त्र जो, जब विशेष और विशेषता, विशेषण और विशेष का संबंध होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। मगर यहाँ पर पीत है अंबर जिसके, जब दोनों ही पद प्रधान न होकर किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं और वो विशेषण होता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। पीतांबर का मतलब है पीत हैं अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। एक दंत, एक है दांत जिसका, अर्थात गणेश। इसी तरह से आप देख रहे हैं वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, पाणी माने हाथ में, जिसके हाथ में वीणा है, कौन है वो, सरस्वती या नारद। नारद के हाथ में भी वीणा रहती है। तो वीणा है पाणी में जिसके, हाथ में जिसके वीणा है, वो कौन है, सरस्वती। दशानन, दश हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। आनंद माने मुख, जिसके 10 मुख हैं। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, पाणी माने जिसके हाथ में चक्र विराजित है, वो है विष्णु। और चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके, ब्रह्मा। तथा तिरंगा, 3 है रंग जिसमें, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। 6 समास के भेद। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, जैसा भी ऊपर मैं बता रहा था आपको, अंतर अब आपको समझ में आ जाएगा उदाहरणों के माध्यम से। जहाँ कहीं किसी का भी अंतर पूछा जाता है, आप उसकी परिभाषा को भी लिखेंगे दोनों की, और एक एक उसका उदाहरण लिखेंगे तो अंतर क्लियर हो जाता है। आप कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के अंतर में देख रहे हैं परिभाषा के माध्यम से। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, यानी तीसरे पद की विशेषता को प्रकट करते हैं। तो दोनों परिभाषाएं आपने लिखी। अब उसके बाद आप जब इसके भेद लिखेंगे, देख रहे हैं नीलकंठ 2 बार है, पीतांबर भी 2 बार है, महात्मा भी 2 बार है। एक बार नीलकंठ में आपको कर्मधारय समास समझाया गया है और दूसरी बार नीलकंठ में आपको बहुव्रीहि समास समझाया गया है। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। नीलकंठ अर्थात नीला, ये है विशेषण, और कंठ माने विशेष। नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। और नीलकंठ माने विशेषण है कंठ जिसका, अर्थात शिव। नीला है कंठ जिसका, वो बहुव्रीहि समास है। अंतर आपको क्लियर हो रहा है। पीतांबर, पीत विशेषण, अंबर विशेष। पीला है अंबर जो, कर्मधारय समास। और पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात विष्णु। अन्य पद, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। यही चीज़ महात्मा में दी गई है। महान आत्मा, महान है आत्मा जो, कर्मधारय समास। और महान है आत्मा जिसकी, एक ऐसा विशेष व्यक्ति, उसे बहुव्रीहि समास में लेंगे। आगे देखिएगा द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इसमें भी अधिकतर भ्रम हो जाता है, क्योंकि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद जो है समाहार होता है, जबकि बहुव्रीहि समास का भी पहला पद संख्यावाची होते हुए भी जो दोनों पद प्रधान न होकर के अन्य की ओर संकेत करते हैं। देखिए आप, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। आइए
चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, द्विगु समास। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन, तीन है लोचन, तीन लोचनों का समूह, द्विगु समास। और त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। इस पाठ के अभ्यास को देखेंगे बच्चों। अभ्यास आपके समक्ष है और अभ्यास के अनुसार पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। समास विग्रह करके समास के भेदों का नाम लिखिए। समास के भेद का नाम आपको हम पाठ के अंत में समाप्त करके सब प्रश्नोत्तर विधिवत आपको दिखाएंगे। यहाँ आप समझ लें, क्योंकि लिखा हुआ भी है यथाशक्ति, आपने पीछे पढ़ा है। अव्ययी भाव समास है ना, जिसका पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, जिसका मिलकर के समस्त पद अव्यय हो जाता है, तो वो अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति। चौराहा, चौराहा द्विगु समास, चार राहों वाला। और सम्मान को प्राप्त, सम्मान प्राप्त, सम्मान को जिसमें चिन्ह आता है वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। गजानन, गज का मुख है जिसका, गज मुख जैसा, बहुव्रीहि समास। और शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न, से का परसर्ग जहाँ लोप होता है, करण तत्पुरुष होता है। दानवीर, दान में वीर, अधिकरण तत्पुरुष जिसमें में का प्रयोग होता है। और काली मिर्च, काली है जो मिर्च, अर्थात कर्मधारय समास। भय मुक्त, भय से मुक्त, अपादान तत्पुरुष। संसार रूपी सागर, संसार सागर माने संसार रूपी सागर है ना, तो यहाँ पर कर्मधारय समास। और नवरात्रि, नौ रात्रियों का समाहार है ना, नौ रात्रियों का समाहार, द्विगु समास। अन्न जल, जिसमें बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, द्वंद्व समास होता है, अन्न और जल। चरण कमल है, चरण कमल कर्मधारय समास। जल समाधि, जल में समाधि, में पर का चिन्ह है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष। देश निकाला, देश से निकाला हुआ, अपादान अलग किया हुआ, अपादान तत्पुरुष। राम लक्ष्मण, योजक चिन्ह के साथ राम और लक्ष्मण। त्रिभुज, त्रिभुज माने तीन भुजाओं वाला है ना, तो द्विगु समास। दूसरा देखेंगे, समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखा। आप समस्त पद बनाएंगे, यानी बीच में से इनके परसर्गों को, यो चिन्ह जो दिए गए हैं उनको हटा देंगे। लाभ या हानि, लाभ हानि, डैश लगा के, योजक चिन्ह लगा के द्वंद्व समास हो जाएगा। 8 ग्रहों का समूह, अष्ट ग्रह, द्विगु समास हो जाएगा। महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी, अथवा महात्मा, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यश को प्राप्त, यश प्राप्ति, कर्म तत्पुरुष। सत्य के लिए आग्रह, संप्रदान तत्पुरुष। और हृदय रूपी कमल, हृदय रूपी कमल, हृदय कमल, यहाँ कर्म तत्पुरुष, शक्ति के अनुसार। अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति। गुड़ और चना, गुड़ चना द्वंद्व समास। तीन कालों का समाहार, त्रिकाल, त्रिकाल तीन कालों का समाहार, द्विगु समास। गिरह को काटने वाला, गिरह कट को हटा देंगे, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ग्रह को काटने वाला। रात ही रात में, रातों रात, अव्ययी भाव समास, रातों रात, रात ही रात में। अशोक द्वारा निर्मित, अशोक द्वारा निर्मित, अशोक निर्मित, करण तत्पुरुष। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव, संबंध तत्पुरुष। इस प्रकार से आप तीसरा वाला और देखें, निम्नलिखित समास और उनके विग्रह को देखकर उसके सही विकल्प चुनकर
लिखिए, चुनना है। यथासंभव, जितना संभव हो। अव्ययी भाव समास। नीलकमल, नीला है जो कमल। कर्मधारय समास। और नवनिधि, नौ निधियों का समाहार। निधि माने कहते हैं किसको? नदी को। निधि संपत्ति, दौलत, है ना। तो नवनिधि, नौ निधियों का समाहार, यह है कर्मधारय समास। परलोक गमन, परलोक माने दूसरे लोक को जाना, गमन, परलोक को गमन। परलोक गमन कर्म तत्पुरुष। और पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए। आलय संप्रदान तत्पुरुष। राष्ट्रभक्त, राष्ट्र का भक्त। संबंध तत्पुरुष। सातवां वाला देखेंगे, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिव, ये बहुव्रीहि समास। और सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह, ये है द्विगु समास। और अगला वाला देखें, सत्यासत्य, सत्य और असत्य, द्वंद्व समास। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित सामासिक पदों के विग्रह और नाम का सही विकल्प चुनिए। बलि पशु, पशु के लिए यानी बलि के लिए पशु। संप्रदान तत्पुरुष। अनुज अग्रज, बीच में डैश है। अनुज अग्रज अर्थात खा वाला। अनुज और अग्रज द्वंद्व समास। नगरवासी, नगरवासी माने नगर का वासी। तो नगरवासी में का लोप है। नगर का वासी, संबंध तत्पुरुष। और पंचवटी, पांच वटों का समाहार। पांच वटों का समाहार यानी द्विगु समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, गा खंड सही है, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। और अग्रिम वाला है चंद्रमुखी, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख है जिसका, ऐसी कोई स्त्री, बहुव्रीहि समास। दही बड़ा, दही बड़ा का मतलब दही में डूबा बड़ा, जो बड़ा दही में डूबा हुआ है, दही बड़ा, तत्पुरुष समास। और भरपेट, भरपेट माने पेट भरकर, अव्ययी भाव समास। का खंड सही है। आगे ये देख, इस प्रकार से बच्चों आपका पाठ समाप्त हो गया है। आइए इसके प्रश्नोत्तर की ओर आपको लेके चलते हैं। जो प्रश्नोत्तर हैं उनको देखिएगा। प्यारे बच्चों, आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पाठ 8 समास के प्रश्नोत्तर अभ्यास के द्वारा आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? उत्तर देखिएगा, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, सामासिक पद से आप क्या समझते हैं?
अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया से बना शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। प्रश्न संख्या 3, समास के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर में समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे, समास विग्रह करके समास के भेद का नाम लिखिए। प्रत्येक समास के भेदों का नाम विग्रह किया है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अव्ययीभाव समास, चौराहा, 4 राहों का समूह। द्विगु समास, सम्मान प्राप्त कर्म तत्पुरुष, गजानन, गजमुख है जिसका, अर्थात गणेश। बहुव्रीहि समास, शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न। कर्ण तत्पुरुष समास, दानवीर, दान में वीर, अधिकरण तत्पुरुष समास। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, कर्मधारय समास। भय मुक्त, भय से मुक्त, अपादान तत्पुरुष समास। संसार सागर, संसार रूपी सागर, कर्मधारय समास। नवरात्रि, नवरात्रि का समाहार, द्विगु समास। अन्न जल, अन्न और जल, द्वंद्व समास। चरण कमल, चरण के समान कमल, कर्मधारय समास। जल समाधि, जल में समाधि, अधिकरण तत्पुरुष। देश निकाला, देश से निकाला, अपादान तत्पुरुष। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, द्वंद्व समास। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, द्विगु समास। बच्चों, इन प्रश्नों के बाद आपने देखा ग्रह कार्य। ग्रह कार्य के 4 प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। आपने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा और समझा होगा। उसी के अनुसार जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आए, पाठ का अभ्यास और अध्ययन करके आप इनके उत्तर को निकाल सकते हैं। संधि, समास और संधि में क्या अंतर है? संधि पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं, अर्थात समास की परिभाषा और संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा में भी संधि विच्छेद होता है, इसमें समास विग्रह होता है। तो दोनों की परिभाषा को आप लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न है, समास विग्रह किसे कहते हैं? समास का तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। आप पीछे पढ़ चुके हैं, वहाँ से देख करके लिख दीजिएगा। पूर्व पद तथा उत्तर पद से आप क्या समझते हैं? पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद होता है, ये हम आपको समझा चुके हैं। पुस्तक से देख करके इसका भी उत्तर आप लिख सकते हैं। चौथा, कर्मधारय बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? यहाँ पर आपने पीछे पढ़ा है कर्मधारय बहुव्रीहि समास में अंतर। दोनों की परिभाषा के साथ एक एक उदाहरण लिख दीजिए, इसका भी प्रश्न हो जाएगा उत्तर कंप्लीट। प्यारे बच्चों, आपका ये पाठ समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।